नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से देख लेना। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी जो है, इसका मतलब हेरिडिटी का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, माता पिता से संतान में लक्षणों का जाना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। प्री मेंडेलियन का मतलब है कि मेंडल ने सबसे पहले जो ऑथेंटिक जो सही हेरिडिटी के जो अवधारणाएं हैं वो मेंडल ने दिया था, लेकिन मेंडल से पहले भी लोग हेरिडिटी के बारे में कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षण पहुंचते हैं उसके बारे में बताना चाह रहे थे, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या-क्या अवधारणाएं दी गई है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इसका हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा, जहां से आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ अवधारणाएं जो हम हेरिडिटी के बारे में देख रहे हैं, जो मेंडल से पहले दी गई थी, ये सभी अवधारणाएं, ये इससे भी ज़्यादा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है, और हम ये जो 5 हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम ये 3 देखेंगे, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बैकवर्ड कैरेक्टर, इसका हिंदी मतलब है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। यह थ्योरी जो दी गई थी, यह लेमार्क, जो फ्रांस के एक बायोलॉजिस्ट थे, जीन बाप्टिस्ट लेमार्क पूरा नाम था, उनके द्वारा दी गई थी। उन्होंने क्या कहा था इस थ्योरी में, वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा था कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ए न्यू कैरेक्टर वंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल, यदि किसी इंडिविजुअल के द्वारा कोई लक्षण प्राप्त कर लिया जाता है तो उसकी संतान में वह लक्षण पहुंचता है। यानी कि यदि कोई इंसान जिम करके एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को स्ट्रोंग कर लेता है, अपनी बॉडी को स्ट्रोंग कर लेता है, तो इनका कहना था कि उसकी जो प्रोजेनी होगी, उसकी जो संतान होगी, वो भी स्ट्रोंग होगी, मजबूत होगी। यदि कोई इंसान कमजोर हो जाता है तो उसकी जो प्रोजेनी होगी वो भी कमजोर होगी, ऐसा इनका मानना था। इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर जिराफ का उदाहरण दिया था कि जिराफ की जो गर्दन लंबी होती है, उसका कारण ये है कि जब पेड़ों की ऊंचाई ज्यादा हो गई और जिराफ उससे पेड़ से पत्ती तोड़ कर खाता था तो अपनी गर्दन को लंबी करता था। इस गर्दन के जो अंग है गर्दन का, इसमें खिंचाव होता था, उसकी वजह से बार बार उसको इस तरह से करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई। आगे चल के फिर उसकी संतान की गर्दनें भी लंबी हो गई, ऐसा इनका मानना था। ये देखिए, इसमें कह रहे कि इट मीन्स, यदि इसका मतलब है कि यदि इफ ए मैन डेवलप ए स्ट्रॉन्ग मसल्स बाय एक्सरसाइज, यदि एक इंसान अपनी मसल्स जो है मजबूत कर लेता है एक्सरसाइज के द्वारा, तो ऑल हिज चिल्ड्रन वुड बी स्ट्रॉन्ग मसल, इसके सभी जो बच्चे होंगे वे उनकी भी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी। या दूसरी तरफ यदि इफ ए पर्सन बिकम वीक, किसी वजह से अगर कोई इंसान कमजोर हो जाता है, बीमारी की वजह से, किसी अन्य कारण वजह से, खाने पीने की वजह से कमजोर हो जाता है, तो इनका कहना यह था कि उसकी संतान भी कमजोर होगी। जबकि ऐसा नहीं है, ये थ्योरी बाद में डिस्प्रूव कर दी गई। इन्होंने, हाँ देखो, इन्होंने क्या कहा था, ये ब्लैक स्मिथ गेट स्ट्रॉन्ग मसल्स फ्रॉम हिज वर्क, यानी कि एक लोहार जो है अपनी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसके काम करने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो संतान होगी उसकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा लेमार्क ने अपना तर्क दिया था। लेकिन इसकी इस थ्योरी को, इसके इस तर्क को रिजेक्ट किया विजमैन ने। विजमैन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों पर। चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया 22 जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक लगातार, सक्सेसिव जनरेशन लगातार तक उन्होंने क्या किया कि जो चूहे हैं उसकी पूंछ को वे काटते रहे, कट द टेल ऑफ माइस फॉर
22 सक्सेसिव जनरेशन, 22 जनरेशन तक पूंछ काटी, ऑलवेज कोट द बेबी माइस विद टेल। लेकिन जब उसकी संतान होती थी, ये मान लीजिए एक चूहा है और उसकी उन्होंने पूंछ काटी 22 जनरेशन तक, लेकिन जब इन दो चूहों को पूंछ काट कर उन्होंने इनको ब्रीड कराया आपस में, तो इनकी जो प्रोजिनी हुई उसके पूंछ थी। ब्रीड द टेललेस माइस, यानी कि जिनके पूंछ नहीं है उन चूहों को इन्होंने ब्रीड कराया आपस में, लेकिन जो संतान आई उसके पूंछ थी। ठीक है ना। इसका कंक्लूजन ये निकला कि यदि कोई कैरेक्टर एक्वायर किया जाता है या कोई कैरेक्टर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है बॉडी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी संतान में वो कैरेक्टर इस फॉर्म में जाएगा। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग मसल है, स्ट्रॉन्ग मसल अगर किसी की डेवलप हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी संतान की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर एक चूहे की पूंछ कट गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना पूंछ के चूहे होंगे, ऐसा इनका कहना। विजमैन ने ऐसा कहा और उस थ्योरी को, यानी कि लेमार्क की थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेन का मतलब, पैन का मतलब होता है होल और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। अब देखिए कि इसका इस मतलब का होल जेनेसिस से क्या संबंध है, आगे देखते हैं इसको। इस थ्योरी को दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन वही चार्ल्स डार्विन जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है, जो बड़ी फेमस थ्योरी है और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दिया, ये थ्योरी इनकी एक्सेप्टेबल नहीं हुई थी, और इन्होंने अपनी इस थ्योरी के माध्यम से, जो लैमार्क ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसकी थ्योरी को ये अपनी इस थ्योरी से सपोर्ट कर रहे थे। ये लैमार्क के तर्क के समर्थक थे और लैमार्क ने बताया था कि कैसे अंग विकसित होते हैं, विविधता कैसे विकसित होती है कि एक अंग को हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। एक अंग को, जैसे इन्होंने बताया ब्लैक स्मिथ का, कि अगर उसकी स्ट्रॉन्ग मसल हो गई तो उसका अंग ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये अंग विकसित हो गया, तो ये अगली पीढ़ी में जाएगा। इन्होंने बताया था लैमार्क ने कि अंगों का विकसित होना जो होता है, अंगों के प्रयोग या उसके ना प्रयोग करने की वजह से होता है, एनवायरमेंट की वजह से होता है, ये उन्होंने एक बताया था। और वे लक्षण जो है दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया उसके समर्थन में, कि इन्होंने अपना तर्क दिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं वे लक्षण, उसके बारे में पैनजेनेसिस थ्योरी के माध्यम से इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा इस थ्योरी में, देखते हैं। दिस थ्योरी सेज दैट very small, exact but invisible copy of each organ and component। हमारी बॉडी का प्रत्येक अंग, हमारी बॉडी का प्रत्येक अंग तथा भाग कुछ बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, एग्जैक्ट, बिल्कुल समान और इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, इस तरह की कॉपी अपनी प्रोड्यूस करता है। प्रत्येक अंग, आंख अपना एक गैम्यूल्स पैदा करेगी, इनका कहना है। वो जो ये जो गैम्यूल्स हो गए, ये बहुत छोटे, आंख जैसे बिल्कुल, और दिखाई नहीं देने वाले ऐसे होंगे। हर एक अंग हमारा गैम्यूल्स पैदा करेगा। हाथ, पैर, मुंह, नाक सब हमारे गैम्यूल्स पैदा करेगी। ये गैम्यूल्स का क्या होगा, जब पूरी, जो पेनजेनेसिस का मतलब जो बताया था आपसे, पेनजेनेसिस का मतलब भी यही है। पैन का मतलब होता है होल, यानी कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो जेनेसिस करती है, ओरिजिन करती है किनका, गैम्यूल्स का। गैम्यूल्स का ओरिजिन करती है पूरी बॉडी, और ये गैम्यूल जो है वो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, हमारी जो रक्त वाहिका है उनके माध्यम से हमारे सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं पूरी बॉडी में से। ये आकर यहाँ सेक्स ऑर्गन में, गैमिट के अंदर, जो सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमिट बनता है, मेल के अंदर गैमिट को कहेंगे स्पर्म और फीमेल के अंदर कहेंगे एग। जो मेल और फीमेल के अंदर स्पर्म एग बनते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, सेक्स ऑर्गन से, तो ये गैम्यूल्स आकर इन गैमिट में इकट्ठा हो जाते हैं। इन्होंने लिखा भी है यहाँ, दीज गैम्यूल्स आर असेंबल्ड इन द गैमिट्स। गैमिट्स को अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें, गैमिट्स का मतलब होता है मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल। मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं हम गैमिट।
और ये जो मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल होती है, एक सेल होती है, मैच्योर होती है, रिप्रोडक्टिव यानी कि सेक्स सेल भी बोल सकते हो, ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। अगर मेल का गैमेट है तो इसमें गुणसूत्र होंगे 23, फीमेल का गैमेट है उसमें होंगे गुणसूत्र 23, यानी कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, दो गैमेट प्रोड्यूस। और इनका कहना है कि गैम्यूल्स जो है वो इनमें इकट्ठा हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि इन्होंने कहा कि जब ये गैमेट आपस में मिलते हैं तो गैमेट का आपस में मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि इन गैमेट के मिलने से these gammules move out to different part of the body resulting in the development of respective organ। पेनजेनेसिस से डार्विन ये समझाना चाह रहे हैं कि जो दो गैमेट बने हैं इनमें हमारी पूरी बॉडी से गैम्यूल्स आकर इकट्ठा हो गए। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक नई कोशिका बनती है, उस कोशिका को टर्म देते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होता है ये भी सिंगल सेल है, लेकिन ये कैसे बनी? फ्यूजन ऑफ, अगर इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, सिंगल सेल विच फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड दिस सेल इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है इसमें गुणसूत्रों की संख्या स्पर्म और एग के मुकाबले दुगनी होती है। इसमें अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान के जाइगोट में गुणसूत्र संख्या होगी 46। तो ये जो जाइगोट आगे चल के जब एक कोशिका होती है ये आगे चल के बनाता है एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो के अंदर जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण के अंदर जो आंख, नाक, कान, हाथ, पैर जो ये निकलते हैं, अंग यहाँ कह रहा है, गैम्यूल्स मूव आउट टू डिफरेंट पार्ट्स। ये जो गैम्यूल्स आए थे इधर से, गैमिट के माध्यम से जाइगोट में आए थे, जाइगोट में से जब एम्ब्रियो बनेगा तो गैम्यूल्स, जो जिसका गैम्यूल्स है वो वही अंग इसमें विकसित करेगा। जो गैम्यूल्स आंख से आया है वो एम्ब्रियो की आंख बनाएगा, जो गैम्यूल्स हाथ से आया है वो एम्ब्रियो का हाथ बनाएगा। इस तरह के अलग अलग अंग ये गैम्यूल बनाते हैं। यदि अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज और है कि यदि कोई गैम्यूल्स जो है वो खराब आ गया, यानी कि एक इंसान है उसकी आंख में कुछ कमी है, उसकी आंख यानी कि एक क्या आंख ही नहीं है, काना है वो, विदाउट आईज है। यदि कोई इंसान ऐसा है तो यहाँ से तो कोई गैम्यूल आएगा नहीं फिर, क्योंकि उसका तो आंख नहीं है, यानी या उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का एक हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है, तो इन अंगों में तो कोई गैम्यूल यहाँ पर आएगा ही नहीं। जब यहाँ पर नहीं आएगा तो वो गैमिट में भी नहीं जाएगा, गैमिट में भी नहीं जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन में, एम्ब्रियो जाइगोट में भी नहीं जाएगा, और जब जाइगोट में भी नहीं जाएगा वो, तो वो एम्ब्रियो में भी नहीं जाएगा। अब जो एम्ब्रियो होगा उसके अंदर इसका मतलब तो ये होगा कि ना आंख होगी ना हाथ होगा, बिना हाथ और इसका होगा, क्योंकि गैम्यूल्स आया ही नहीं। और गैम्यूल्स इनका कहना है कि जो एम्ब्रियो के अंदर गैम्यूल्स की वजह से विकसित होते हैं, ऐसा थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस के अनुसार है। ए डिफेक्टिव गैम्यूल्स विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गन। यदि किसी गैम्यूल्स में कुछ खराबी आ गई तो उसका जो अंग पैदा होगा उसके भ्रूण का, वो भी ऐसा ही होगा। इनका कहना ऐसा है, इन एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति में डिफेक्टिव गैम्यूल्स है तो डिफेक्टिव ही ऑर्गन बनेगा। इसलिए ये थ्योरी जो है ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी, और ये थ्योरी भी विजमैन के उसी एक्सपेरिमेंट से रिजेक्ट हो जाती है जो विजमैन ने एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया था। क्योंकि विजमैन ने कहा कि जब हम किसी चूहे की पूंछ काट देते हैं और बिना पूंछ के दो चूहों का हम आपस में ब्रीड कराते हैं, यानी कि जब इस चूहे की हम पूंछ काट देंगे, बिना पूंछ का चूहा होगा तो इस पूंछ से तो कोई गैम्यूल इसके सेक्स ऑर्गन में आएगा ही नहीं, तो आगे तो इस तरह जो संतान होगी वो बिना पूंछ की संतान होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको पूंछ तो पूंछ होती है इसकी संतान में, उसने 22 पीढ़ी तक ऐसा सिद्ध करके बताया, चूहों की 22 पीढ़ी तक, तो फिर इसका गैम्यूल्स कहाँ से आ गया? तो इन्होंने कहा कि ये थ्योरी जो है ये रिजेक्ट है, बकवास है, किसी काम की नहीं है। अब पेनजेनेसिस का कंसेप्ट देख लो, क्या कहना चाह रहे दोबारा एक बार, कि हमारी अकॉर्डिंग टू पेनजेनेसिस कंसेप्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनका कहना है कि हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं,
गैम्यूल्स के माध्यम से सेक्स ऑर्गन में आती है। सेक्स ऑर्गन में बनते हैं गैमिट। गैमिट को मेल गैमिट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमिट को बोलते हैं हम एग। ये गैमिट मिलकर बनाते हैं जाइगोट। ये भी सिंगल सेल अभी बता मैं, ये डिप्लॉइड होती है, इसमें गुणसूत्र 46 होंगे, इसमें 43 ओ सॉरी 23 ठीक है, 23 स्पर्म में हो गए और इसमें हो गए 46। ठीक है, अब इस समय इनका कहना है कि जो जाइगोट से फिर जो एम्ब्रियो बनेगा, जो भ्रूण बनता है जाइगोट से, उसके अंदर भी इसी गैम्यूल से अंग विकसित होंगे। अब मान लीजिए इस व्यक्ति का अगर हाथ नहीं है, तो इसके अंदर से इस हाथ का कोई गैम्यूल यहाँ नहीं आएगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो इनके अनुसार तो जो संतान इसकी पैदा होगी वो बिना हाथ की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई इंसान अगर हाथ नहीं है उसके, तो ऐसा तो नहीं होता, उसकी संतान जो होती है उसका तो हाथ होता है। इसलिए ये थ्योरी जो है रिजेक्ट है। अब जर्म प्लाज्म की जो थ्योरी है, जो विजमैन ने दी है, ऑगस्ट विजमैन ने, जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी है। जर्म प्लाज्म का जो मतलब है इसका जनित्र द्रव्य, जनित्र द्रव्यवाद। अब ये विजमैन ने जो चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी अपनी दी, जिसमें इन्होंने कहा है, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए, कि जो बॉडी होती है वो दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पूरी बॉडी। एक होती है जर्म सेल, जिसको जनन कोशिकाएं आप कह लीजिए, और दूसरी होती है सोमैटिक सेल, इसको आप कह लीजिए कायिक कोशिकाएं। इनकी अवधारणा कुछ ऐसी है कि बॉडी जो है वो दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और जर्म कोशिकाओं में होता है जर्म प्लाज्म, और जो सोमैटिक सेल है इसमें होता है सोमैटोप्लाज्म। अब इनका इसमें थ्योरी में क्या कहना है कि जो जर्म प्लाज्म है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लक्षण किस तरह के होंगे, लक्षणों में कैसी विविधता होगी, वो जर्म प्लाज्म तय करता है। जर्म प्लाज्म से सोमैटोप्लाज्म विकसित होता है। जैसा जर्म प्लाज्म होगा ऐसा सोमैटोप्लाज्म होगा, यानी कि सोमैटिक सेल ऐसी प्राप्त होगी। सोमैटिक का मतलब होता है जो काया का निर्माण करते हैं, जो शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर के अंग कैसे होंगे, कितने अच्छे होंगे, कितने बुरे होंगे, वो तय करता है जर्म प्लाज्म, ना कि सोमैटोप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म का काम क्या होता है? सोमैटोप्लाज्म केवल जर्म प्लाज्म को रहने के लिए, उसको जनन करने का एक माध्यम प्रोवाइड कराता है। सोमैटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म को माध्यम प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए? जनन के लिए। और जो जर्म प्लाज्म है, ये जो है वो सोटोमेटोप्लाज्म के कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर, उसके अंग कैसे होंगे, ये वो तय करता है। तो इस थ्योरी में देखिए, जर्म प्लाज्म थ्योरी सेज दैट द बॉडी टिश्यू, जो हमारी बॉडी के उत्तक है, वो दो टाइप के होते हैं, एक जर्म प्लाज्म, एक सोमैटो। हमारी बॉडी के उत्तक जो है दो टाइप के होते हैं। जर्म प्लाज्म क्या है? रेफर्स टू, किस चीज को रेफर करता है? रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जनन के टिश्यू जो है, जो जनन में भाग लेते हैं, प्रजनन में जो भाग लेते हैं, वो जर्म प्लाज्म है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू और सेल्स होते हैं, इनको जर्म प्लाज्म बोलते हैं। जो प्रोड्यूस क्या करते हैं? गैमिट। गैमिट हमने डिस्कस कर चुके हैं, गैमिट को हिंदी में वैसे युग्मक बोलते हैं। युग्मक जो है, जो एक मेल के अंदर स्पर्म है और फीमेल के अंदर एग है, तो जो स्पर्म और एग, जो ये गैमिट है, ये पैदा करता है जर्म प्लाज्म। और दूसरा है द सोमैटोप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म इंक्लूड ये क्या रखता है? ऑल अदर बॉडी टिश्यू।
रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अलावा जितना भी बॉडी के टिश्यू होते हैं वो होते हैं सोमेटोप्लाज्म, और विच आर नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई योगदान नहीं है। पेंजेनेसिस थ्योरी के अनुसार पेंजेनेसिस थ्योरी के अनुसार डार्विन ये कह रहे थे कि रिप्रोडक्शन में पूरी बॉडी, पैनजेनेसिस उनका मतलब ही ये था कि जो पूरी बॉडी है, पैन का मतलब होता है होल, होल बॉडी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ये गैम्यूल्स यहाँ पर ब्लड वाहिकाओं के माध्यम से भेजते हैं। लेकिन इस थ्योरी का कहना यह है कि बॉडी के जो दूसरे टिश्यू है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं होता है। केवल जो जर्म प्लाज्म यहाँ उपस्थित होता है, हमारे सेक्स ऑर्गन में जो उपस्थित होता है, जो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, वो केवल केवल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। 10 आगे देखिए, 10 ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेस ओनली थ्रू जर्म प्लाज्म। इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जर्म प्लाज्म के माध्यम से निर्धारित होते हैं, क्योंकि जर्म प्लाज्म ही गैमिट बना रहा है, सोमेटोप्लाज्म नहीं बना रहा है। अगर इस जर्म प्लाज्म में कोई चेंज हुआ, कोई बदलाव इस जर्म प्लाज्म में हुआ, तो जो अगली पीढ़ी होगी उसमें भी वो बदलाव होगा। सोमेटोप्लाज्म में कोई बदलाव हो जाए जिससे हमारी पूरी बॉडी के अंग बने हुए हैं, उससे अगर कोई बदलाव हो जाए उसमें, तो हमारी अगली पीढ़ी पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का हाथ अगर कट जाए, हाथ अगर कट जाए, उसका सोमेटोप्लाज्म यहाँ पर है, सोमेटिक सेल ये है, ये अगर उसका हाथ कट जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी में भी जो संतान पैदा होगी उसके हाथ नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगली जो संतान होगी उसके हाथ होंगे, क्योंकि सोमेटोप्लाज्म का रिप्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है, केवल केवल जर्म प्लाज्म का है। दिस थ्योरी इज एक्सेप्टेड इन ब्रॉड सेंस। यह थ्योरी स्वीकार की गई क्योंकि ये थ्योरी जो है लॉजिक वाली बातें कर रही है। अब एक फिगर देख लीजिए, जो जर्म प्लाज्म है वो जर्म प्लाज्म जैसा होगा वो तय करता है सोमेटोप्लाज्म कैसा होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होगा, इससे डिसाइड होता है जर्म प्लाज्म से। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जर्म प्लाज्म ट्रांसमिट होता है, ना कि सोमेटोप्लाज्म। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जर्म प्लाज्म जाएगा और ये जो जर्म प्लाज्म है अगली पीढ़ी में आया, ये तय करेगा कि इसकी सोमेटोप्लाज्म उसका कैसा होगा, उसकी बॉडी के अंग कैसे होंगे, डेवलपमेंट एम्ब्रियो का कैसा होगा, ये सब तय करता है जर्म प्लाज्म। उदाहरण के देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। पहले थ्योरी में पेंजेनेसिस में उन्होंने क्या करा था कि हमारी प्रत्येक अंग से ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से गैम्यूल्स आएंगे, ये गैम्यूल्स गैमिट बनाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन इस थ्योरी में ऐसा नहीं है। इस थ्योरी में, जर्म प्लाज्म थ्योरी में कहते हैं कि केवल एवं केवल रिप्रोडक्शन में जो हमारा जर्म प्लाज्म है, जो जहाँ कहाँ स्थित होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उपस्थित होता है, वो केवल पार्टिसिपेट करता है, वो केवल गैमिट प्रोड्यूस करता है, और ये गैमिट आपस में मिलकर बनाते हैं जाइगोट। आपको पता था जाइगोट बनता है दो गैमिट के फ्यूजन से, इस गैमिट के फ्यूजन से। ये भी सिंगल सेल है और ये भी सिंगल सेल है, लेकिन ये सिंगल सेल जो है ये हैप्लॉइड होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, इसमें 46 अगर मनुष्य का उदाहरण लिया जाए। इसलिए जो जाइगोट है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड का मतलब है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल है इसके मुकाबले, स्पर्म के मुकाबले। तो फर्स्ट डिप्लॉइड सेल विच फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं जाइगोट। तो जो जाइगोट बनना, जो जाइगोट से फिर बनता है आपका एम्ब्रियो, जो भ्रूण बनता है वो जाइगोट से बनता है। जब इस जाइगोट में विभाजन होता है कोशिका का, तब एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट के बनने में, एम्ब्रियो के बनने में, फिर एम्ब्रियो में जो अंग विकसित होते हैं उसमें केवल एवं केवल जर्म प्लाज्म का योगदान है, ना कि हमारी सोमेटिक सेल का। इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्टेड है।
लेकिन ये थ्योरी ब्रॉड सेंस में एक्सेप्टेड है, पूर्णतः भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती है, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं का बना है, जो सेल थ्योरी कहती है कि प्रत्येक जीव जंतु कोशिकाओं का बना होता है और प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। तो विजमैन कहते थे कि केवल जेनेटिक मटेरियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है। उनका कहना था कि सोमेटोप्लाज्म में रिप्रोडक्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हमारी पूरी शरीर की कोशिकाओं में जनन जो गुणसूत्र है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो पूरे शरीर की कोशिकाओं में है, लेकिन वो जाते माध्यम कहाँ से है? वो जाते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के माध्यम से है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो गैमीट बनते हैं उसके माध्यम से। ये बात तो सही है इनकी, लेकिन इनकी ये बात गलत है कि सोमेटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसलिए जेनेटिक मटेरियल सोमैटिक सेल में भी होता है, जो कि गुणसूत्र के रूप में होता है। क्रोमोजोम क्रोमोजोम के अंदर होता है स्थित डीएनए, और डीएनए के टुकड़े को बोलते हो आप जीन। तो पूरी बॉडी में होता है, इसलिए इनकी थ्योरी ब्रॉडली एक्सेप्टेड है, पूर्णतः एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्टेड है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डार्विन के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, स्वामरडम के द्वारा। तो पैनजेनेसिस थ्योरी किसने दिया है? पैनजेनेसिस थ्योरी दिया है डार्विन ने। यही जो अभी देखा है, जिसमें गैम्यूल्स की बात की गई इन्होंने, कि पूरी बॉडी में कैम्यूल्स बनते हैं, इसीलिए इनको पैनोजेनेसिस वर्ड दिया। पैन का मतलब होता है होल, होल बॉडी ओरिजिन करती है, पैदा करती है गैम्यूल्स, ऐसा इनका कहना था। जेबी लेमार्क प्रपोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? लेमार्क ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या प्री फॉर्मेशन थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी, या नन ऑफ द अबव? कौन सी थ्योरी लेमार्क ने दिया था? इसका आंसर है फर्स्ट वन। प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दिया? लास्ट क्लास में बताया था, स्वामरडम एंड बोनेट। प्री फॉर्मेशन थ्योरी। एपिजेनेसिस थ्योरी किसने दिया था? सीएफ वोल्फ ने दिया था आपका एपिजेनेसिस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम्यूल्स इज एसोसिएटेड विद व्हिच थ्योरी? किस थ्योरी से जेम्यूल्स संबंधित है? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी, नन ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है? इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि जेम्यूल्स जो है वो पैनजेनेसिस थ्योरी से संबंधित है, और पैनजेनेसिस इसमें कहीं नहीं है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में क्या वर्ड था? ह्यूमनक्यूलस, ह्यूमनक्यूलस वर्ड पैनजेनेसिस प्री फॉर्मेशन थ्योरी में था। विच थ्योरी वाज एक्सेप्टेड? इनमें से कौन सी थ्योरी स्वीकार्य है? फोर्थ क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पैनजेनेसिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेड है इनमें से, या नन ऑफ द अबव? कौन सी थ्योरी कुछ लॉजिक की सही बात करती है, जो आगे चलकर स्वीकार कर ली गई? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों थ्योरी जो है, हमने 5 थ्योरी के बारे में डिटेल में देखा है, उनमें से 5 में से 3 थ्योरी जो है ये रिजेक्ट हुई है। पैनजेनेसिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये जो 2 थ्योरी है, इसको रिजेक्ट किसने किया? विजमैन ने अपनी जर्म प्लाज्म थ्योरी के माध्यम से, इन 2 थ्योरी को। प्री फॉर्मेशन थ्योरी किस थ्योरी के माध्यम से रिजेक्ट हुई थी? एपिजेनेसिस के माध्यम से। एपिजेनेसिस को किसने दिया था? सीएफ वोल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंसेप्ट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड? कौन सा इनमें से अवधारणा है जो स्वीकार्य की गई है? जर्म प्लाज्म थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी, बोथ, या नन ऑफ द अबव? कौन सी थ्योरी को स्वीकार किया गया है? आंसर है इसका बोथ। जर्म प्लाज्म थ्योरी भी एक्सेप्टेबल है और एपिजेनेसिस थ्योरी भी
एक्सेप्टेबल है। बाकी ये जो लास्ट में हमने 3 थ्योरी देखी है, ये रिजेक्ट की गई है। थैंक यू वेरी मच।